सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोज की YouTube अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो प्रशासनिक प्रांतीय प्रशासनिक है वो विषय में विभक्त था, विषय में विभक्त था और विषय जो है वो विषय पतियों के अधीन था। ठीक है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, प्रांतीय विषय में विभक्त थे और विषय पतियों के अधीन थे। दूसरा, जिला जो प्रशासनिक है, जिले का जो प्रशासन है, प्रशासनिक जो मामला है उसके अंतर्गत देखो, प्रशासनिक जो अधिकारी है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रशासनिक जो अधिकारी है, जिला प्रशासनिक अधिकारी, उसे हम बोलते हैं स्थानिक। क्या बोलते हैं? स्थानिक बोलते हैं। ठीक है, और जो स्थानिक है वो समाहर्ता हमने देखा था, समाहर्ता के अधीन थे, समाहर्ता के अधीन थे स्थानिक। ठीक है, जिला प्रशासनिक अधिकारी को क्या बोलते हैं? स्थानिक बोलते हैं, जो समाहर्ता के अधीन थे। अगला नेक्स्ट देखना है, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। अब ये प्रशासन सबसे देख रहे हैं, हम प्रशासन की बात कर रहे हैं, केंद्रीय देखा, प्रांतीय की बात कर रहे हैं, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम ही होती है, ये पता है आपको। गांव होता है, ग्राम होती है। ठीक है, और जो 10 गांवों को 10 गांव होते हैं, उन गांवों पर जो शासन जो संभालता है, जो 10 गांवों पर शासन संभालता है उसे हम क्या बोलते हैं? गोप बोलते हैं। मतलब जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है उसका जो मुखिया है वो मुखिया कौन है? गोप है। कौन है? गोप कहा जाता है। इतना ध्यान रखिए आप। ये पूछ सकता है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जिसका मुखिया किसे कहते हैं? गोप को कहते हैं। ठीक है, ये 10 गांवों के जो 10 गांव हैं उस पर शासन को चलाने का काम कौन करता था? गोप करता था, मुखिया कहा जाता था। ये आप ध्यान रखें। अब अगली बात क्या देखनी है? जो समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टि नामक अधिकारी भी होता था। जो समाहर्ता है उसके अधीन, ये समाहर्ता के अधीन तो होता ही है, समाहर्ता के अधीन होता है, लेकिन उसकी जो जांच करता था वो कौन करता था? प्रदेष्टि। प्रदेष्टि द्वारा भी उसकी जांच की जाती थी। उस जो अधिकारी है उसके द्वारा, प्रदेष्टि द्वारा, अधिकारी द्वारा क्या की जाती थी? जांच की जाती थी। किसकी जांच की जाती थी? जो स्थानिक है, गोप हैं, और जो हमारे ग्राम है उसके जो अधिकारी हैं उनकी जांच करने का काम किसका रहता था? प्रदेष्टि का था। लेकिन ये सभी किसके अधीन थे? समाहर्ता के अधीन थे। तो ये हमने प्रांतीय प्रशासन देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन देखिए, इससे पहले हमने अलग अलग देखो केंद्र के बारे में देख लिया था, दूसरा इसके बाद राज्य या प्रांत के बारे में देख लिया, और तीसरा हम देख रहे हैं अब नगरीय प्रशासन के बारे में। ठीक है, नगरीय प्रशासन के बारे में। नगरीय प्रशासन के अंतर्गत देखो, इसके अंतर्गत 30 जो है बता रखे हैं किताब में, 30 सदस्य। कितने सदस्य आएंगे इसमें? 30 सदस्य, 6 समिति। कितनी समिति? 6 समिति, और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य? 5 सदस्य। कितने? 5 सदस्य। तो 6 समिति आपको लिख देनी है साथ साथ में फटाफट आपको। तो देखिए, पहली जो समिति बता रखी है वो है उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण वाली। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड लिख लो। सेकंड जो लिखनी है वो है विदेशियों की देखरेख की समिति। विदेशियों की देखरेख समिति। ठीक है, तीसरी लिखो। तीसरी जो है वो कौन सी है? जन्म मरण का लेखा जोखा वाली समिति। जन्म मरण का लेखा जोखा जिसके पास रहेगा वो समिति। चौथा जो बता रखा है वो क्या है? व्यापार और वाणिज्य का देखना। व्यापार और वाणिज्य को क्या करना? देखना।
व्यापार वाणिज्य को देखना। ठीक है, ये हो गया। पांचवी जो समिति है, पांचवी और जो छठी समिति है वो किससे संबंधित है? व्यापार से संबंधित है। ठीक है, तो जिसमें जैसे आपकी पांचवी जो समिति है उसमें बता रखा है कि वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना, वस्तुओं के जो विक्रय है ना, विक्रय का निरीक्षण करना। विक्रय का मतलब क्या है? बेचना। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं लास्ट अंतिम समिति है, वो छठी समिति है, वो भी व्यापार से संबंधित है। मतलब जो विक्रय है, विक्रय आपका जो मूल्य है उसका कौन सा भाग? 10वां भाग। 10वां भाग का जो बिक्री कर है, बिक्री का जो कर है, बिक्री कर, ठीक है, बिक्री कर के रूप में वसूलना। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा? नगरीय प्रशासन। ठीक है, अब बात करते हैं सैन्य व्यवस्था। सैन्य मतलब सेना की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार की थी? तो सेना के लिए संगठन हेतु प्रत्येक सैन्य विभाग का था, उसके अंतर्गत भी 6 समितियां थी। कितनी समितियां हैं? यहां पर भी 6 समितियां बताई गई। 6 समितियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, समितियों में ये क्या था? विभक्त था। समितियों में क्या है? विभक्त है। लिख लीजिए आप, 6 समितियों में सैन्य व्यवस्था जो वो 6 समितियों में विभक्त है। ठीक है, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। कितने? प्रत्येक समिति में यहां पर भी कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य ही होते थे। ठीक है, उधर भी बात हमने जो की है, पहली जो नगरीय जो प्रशासन है उसमें बात की, उसमें भी कितने सदस्य थे? 5 ही थे। और यहां पर भी कितने हैं? 5 ही हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। ये समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। और ये क्या करती थी? समितियां सेना की देखरेख करती थी। ठीक है, समितियां जो बनाएगी वो सेना की देखरेख करेगी। ये जो समिति है वो क्या करेगी? सेना की देखरेख करेगी। सेना की क्या करेगी? ये देखरेख करेगी। ये ध्यान रखो आप, सेना की देखरेख करने वाली समितियां जो बनाएगी वो कितनी समितियां हैं? 6 समितियां। और उसमें सदस्य कितने हैं? 5 होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब देखो ये 5 विभाग थे। अब 5 विभाग कौन कौन से थे? उन विभागों के इसके अंतर्गत 5 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 5 विभाग बांटे गए। सेना जो होती है वो कौन कौन सी सेना होती है? सबसे पहले तो पैदल सेना होती है। कौन सी सेना होती है? पैदल वाली सेना। भाले लेकर खड़े हो जाती है ना, आपने देखा होगा सीरियल टीविया जो आपने देखी होंगे, कई प्रकार की सेनाएं देखी होगी, उसमें भाले लेकर जो खड़े रहते हैं पैदल सेना होती है वो। और एक जो सेना होती है वो अश्व पर होती है, अश्व सेना होती है। एक सेना होती है हाथी पर, हाथी सेना होती है। ठीक है, और दूसरी जो होती है वो रथ सेना होती है, नौ सेना होती है। ये अलग अलग 5 विभाग बांटे गए हैं, पैदल, अश्व, हाथी, रथ, नौ सेना। ठीक है, ये 5 विभाग लिख लीजिए आप। इसके बाद अगला देखते हैं हम। अब सैनिक प्रबंधन। अब इसका जो प्रबंधन करना है, इसका प्रबंधन जो करना है, सैनिकों का जो प्रबंधन करेंगे उसके अंतर्गत जो इसकी देखरेख करने वाला जो अधिकारी है, देखरेख करने वाला अधिकारी, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं अंतपाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतपाल कहते हैं। यह भी ध्यान रखें कि अंतपाल किसे कहते हैं? अंतपाल सैनिक प्रबंध की देखरेख को, जो देखरेख करने वाला जो अधिकारी है उसे हम अंतपाल कहते हैं। ठीक है, और सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी किसे कहते हैं? हम अंतपाल को कहते हैं। दूसरी बात यह भी लिख लेनी है, किताब में जो दे रखी है वो देख लो। जैसे उसमें दे रखा है सीमांत क्षेत्रों, जो सीमांत जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उसकी जो व्यवस्थापक, जो उसका व्यवस्थापक जो होता है वो भी कौन होता है? अंतपाल ही होता है। ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया हमारे सामने? सैन्य व्यवस्था। अब सैन्य व्यवस्था में एक बात ये भी मिलती है, मेगस्थनीज की इंडिका में क्या लिखा है उसने? मेगस्थनीज ने क्या लिखा है इंडिका में? देख लीजिए, वो बात भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मेगस्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका है। उसकी पुस्तक में उसने क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके पास 6 लाख तो कौन सी सेना थी? पैदल सेना। कौन सी सेना? 6 लाख तो जो सेना है, इधर लिख लेते हैं, 6 लाख जो है वो कौन सी सेना है?
पैदल है। 6 लाख तो उसके पास कौन सी है, पैदल हो गई। और उसके बाद 9000 क्या है, हाथी है। क्या है, 9000 हाथी सेना है उसके पास। और आगे अगली देखते हैं जो है वो है 50,000, कितनी, 50,000 कौन सी है, अश्व सेना है। कौन सी, अश्व सेना के बारे में बता रखा है। और 800 रथों से सुसज्जित सेना थी और 800 रथों के बारे में बता रखा है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात है। ठीक है, तो ये हो गया सैन्य व्यवस्था। अब अगली जो व्यवस्था आती है वो न्याय से संबंधित व्यवस्था आती है कि मौर्य प्रशासन जब था उस समय न्याय की व्यवस्था किस प्रकार की थी। मतलब कोई अगर चोरी करता है, डाका डालता है, तो उसके लिए किस प्रकार की सजा सुनाई जाए, उसके लिए भी न्यायालयों की स्थापना उस समय की गई थी। तो न्याय व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट हमारा कौन सा है, न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी मौर्य प्रशासन में, वो देख लेते हैं। देखिए आप निरंतर इन क्लास कक्षा को देखते रहें और डेली इनको उतारते रहें, क्योंकि आप नहीं, देखिए हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतना यहाँ पर तप रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा, गर्मी भी हो रही है, बहुत गर्मी भी है। तो आप इनको उतारते रहें कॉपियों में, एक क्रमबद्ध तरीके के साथ उतारते रहें। आपके लिए निरंतर रोज क्लासेस चल रही है और रोजाना हमारा यही काम रहता है कि हम आपके लिए क्लास लेकर आए। चलिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, न्याय व्यवस्था। क्या है, न्याय व्यवस्था। अब न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी उसको देख लेते हैं। देखिए न्याय में जो सबसे सर्वोच्च जो माना जाता है, सर्वोच्च जो है वो कौन है, राजा ही होता है, या उसको बोलते हैं सम्राट। ठीक है, सम्राट या राजा ही होता है। सर्वोच्च जो होता है राजा के पास ही जाएंगे। कोई भी बात लेकर प्रजा जो जाती थी वो पहले किसके पास जाती थी, राजा के पास जाती थी। ठीक है, और निचले स्तर की बात करें, निचले स्तर की बात करें, निचले स्तर में बात करें तो ग्राम में क्या बना दी थी, गांव में न्यायालय की स्थापना कर दी थी। ठीक है, न्यायालय बना दिए थे। अगली बात करते हैं हम। ठीक है, जहां पर देखो गांव में क्या होता है, निचले स्तर में गांव का न्यायालय आपने देखा ही है। हमारे गांव में भी जैसे चौकले, आपने सुना होगा, चौकले बैठते हैं और वहां पर ग्राम के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, ग्राम के जो वृद्ध व्यक्ति हैं उसके द्वारा फैसले सुनाए जाते हैं और उसके बाद उसको कितनी सजा देनी है या उसको किस माफी देनी है, वो सब बातें अब यहाँ ग्राम वृद्ध जो व्यक्ति होते हैं गांव में न्यायालय के द्वारा निपटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये निचले स्तर के न्यायालय होते थे। ठीक है, उस समय की बात कर रहे हैं मौर्य प्रशासन की। और वर्तमान में भी हम भी अभी भी सुनते हैं, हमारे गाँव में भी कुछ हो जाता है तो गाँव के जो वृद्ध लोग तो होते हैं वो एक गाँव बुलाकर पूरी मीटिंग रखते हैं और इसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई किस प्रकार से की जाए वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखिए अगली क्या बात दे रखी है, और इसके ऊपर जो होते हैं, मतलब गांव से जो ऊपर होते हैं, देखिए उसके ऊपर जो भी बता रखे है वो बता लिख लेते हैं। एक तो होता है संग्रहण, संग्रहण, दूसरा क्या बता रखा है, द्रोणमुख, संग्रहण, द्रोणमुख, और स्थानिक स्थाई, स्थाई जो होती है, स्थाई, और जनपद, जनपद ये होता है, इसके स्तर के न्यायालय होते थे और इनके स्तर के क्या होते हैं, न्यायालय होते थे। ठीक है, इनके भी न्यायालय अलग होते थे। जनपद का मतलब था समिति सदस्य और जिले से संबंधित। ठीक है, ये गांव से संबंधित हो गए। ठीक है, इनके स्तर के क्या होते थे, न्यायालय होते थे। अगली बात क्या बता रही है, सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। और हम मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो सबसे ऊंचा जो केंद्र है, केंद्रीय न्यायालय जो है वो क्या है, पाटलिपुत्र। क्या है, पाटलिपुत्र था। ठीक है, जैसे अभी वर्तमान में हम बात करते हैं तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, वो कहां पर है, दिल्ली में बना हुआ है। हाई कोर्ट हमारे राजस्थान में बना हुआ है, इस तरह से जोधपुर में जैसे। ठीक है, ये तो ये क्या है, उच्च न्यायालय। ठीक है, और ये उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो इस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और यहां पर अगर बात करें तो मौर्य वंश की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो केंद्र जो था, केंद्र कहां पर स्थापित होगा, पाटलिपुत्र में होगा। इसके बाद जिले से संबंधित, प्रांत से संबंधित हम बात करें तो ये स्थानीय, जनपद, द्रोणमुख और संग्रहण ये था। और
इसके बाद हमने बात की निचले स्तरों पर जो न्यायालय थे वो ग्रामबद्ध ग्रामीण जो जन है उनके द्वारा निपटा दिए जाते थे। ठीक है, तो ये देख लिया हमने क्या है, न्याय व्यवस्था के आधार पर जो थे वो। अब जो राजा है उसके न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय दो प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार के होते थे, तो उनको भी हमें लिख लेना है। ठीक है, ये बात आपने नोट कर ली होगी। अगली बात देख लेते हैं हम, दो न्यायालय कौन कौन से थे वो देख लेते हैं न्याय व्यवस्था के अंतर्गत। देखिए दो जो हैं वो कौन कौन से? पहला जो है वो है धर्म अस्तीय। ठीक है, धर्म अस्तीय जो था उसके अंतर्गत देखते हैं, इन न्यायालयों के निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्म अस्थ या व्यवहारिक और 3 अमात्य करते थे। ठीक है, इसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं? जिसमें इसमें बता रखा है धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र से निपुण व्यक्ति। ठीक है, धर्मशास्त्र से निपुण व्यक्ति, 3 धर्मस्थ, 3 धर्मस्थ बैठते थे, और उसको क्या बोलते थे, या उसे बोलते थे व्यवहारिक, और 3 अमात्य। अमात्य का मतलब क्या होता है? मंत्री। ठीक है, ये यहां पर होते थे। ठीक है, और अब देखो धर्म स्थीय का एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। एक प्रकार की ये क्या है? धर्म स्थनीय क्या है? एक तरह की दीवानी अदालत है। क्या है? दीवानी अदालत बोलते हैं इसको, दीवानी अदालत, ये लिख लो। धर्म स्थलीय को दीवानी अदालत भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जैसे चोरी, डाका या लूट करते हैं उनके मामले जो होते हैं, ठीक है, वो इस दीवानी मामले में आते थे, धर्म स्थलीय अदालतों के अंतर्गत आते थे। कौन कौन से मामले? चोरी लिख लीजिए आप, इसके बाद डाके लिख लीजिए, डाक जो डाके डालते थे लोग, ठीक है, वो है। इसके बाद चोरी जो है, इसके बाद डाकों के द्वारा डाके डालना चोरी है। और इसके बाद दूसरा जो मामला दे रखा है वो कौन सा है? लूट से संबंधित मामला है। ठीक है, तो इन मामलों को जिन्हें हम क्या कहते हैं, उस समय क्या कहते थे? साहस कहते थे। क्या कहते थे? साहस। ठीक है, ये लिख लेना है, कहा जाते थे। और ये जो मामले हैं वो किस अदालत में आते थे? धर्म स्थीय अदालत में आते थे, जिसे हम दीवान अदालत भी कहते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, दीवान या दीवानी अदालत कहते थे। आगे देख लीजिए, अब इसके अंतर्गत और भी चीजें आती थी, जैसे किताब में क्या बता रखा है उसको भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत और क्या देते? कुवचन बोलना है जैसे, और मानहानि के बारे में है, मारपीट के जो मामले हैं वो भी इसी अदालत के अंतर्गत आते थे। और इसके बाद धर्म जो स्थीय न्यायालय है में लाए जाते थे और उनके द्वारा वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता, उनको यहां पर लाया जाता था, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहते हैं। ठीक है, दंड पारुष्य कहते हैं, उनको यहां पर लाया जाता अदालत में और उनको दंड दिया जाता। या वाक पारुष्य मतलब कुछ ऐसे मारपीट के मामले होते हैं या कुवचन वाले जो होते हैं विवाह मामले, वो यहां पर लाते थे और उनको इसके तहत क्या करवाई जाती थी? कार्रवाई की जाती थी। तो यह हो गया धर्म स्थीय अदालत हो गया। अब दूसरा जो प्रकार है, दूसरा प्रकार दे रखा है वो है कटक शोधन। क्या है? कटक शोधन। दूसरा देख लेते हैं, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो है वो है कटक शोधन। क्या है? कंटक शोधन। अब ये फौजदारी अदालतें होती थी। ये अदालत किसके लिए है? फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत होती है। ये कैसी अदालत है? फौजदारी अदालत। देखो इसमें इसके बारे में बता देता हूं आपको, नॉर्मल जो जानकारी है पुस्तक में जो दे रखी है वही आपको ध्यान रखनी है। प्रदेष्टि तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। यहां पर प्रदेष्टि होते थे, ठीक है, और क्या होते थे? 3 जो अमात्य मंत्री मिलकर क्या करते थे?
जो राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवाद होता है उसका यहाँ क्या करते थे, वो निर्णय लेते थे। ठीक है, और नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र और जनपद न्यायाधीश को क्या कहते हैं, राज्य को कहते हैं। ये बातें लिख लीजिए आप, ये बातें भी इंपॉर्टेंट है, किताब में जो दे रखा है वही लिखना है हमें। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या लिखना है, ये तो फौजदारी अदालत है, कंटक जो शोधन है, इसके अंतर्गत लिखना है जो नगर के जो न्यायाधीश हैं, नगर न्यायाधीश जिसे क्या कहते हैं, जिसे बोलते हैं व्यवहारिक महामात्र। व्यवहारिक महामात्र कहते हैं। और जो जनपद न्यायाधीश जो होते हैं, जनपद के जो न्यायाधीश होते हैं, जनपद न्यायाधीश राज्युक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, राज्युक बोलते हैं। इतनी बातें ध्यान रखनी है आपको। और चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग बताए हैं। कानून के, चाणक्य के अनुसार, किसके अनुसार बताए, ये चाणक्य के अनुसार कानून के 4 अंग बताए हैं, कानून के 4 अंग बताए हैं। उन अंगों को आप नाम ले लीजिए, सिर्फ नाम ही लिखना है। ठीक है, पहला है धर्म, दूसरा है व्यवहार, क्या है, व्यवहार, तीसरा जिसे कहते हैं चरित्र, और ये हो गया शासन। तो इस तरह से हमारे जो ये मौर्य प्रशासन था, ये मौर्य प्रशासन आज हमारा कंप्लीट हो गया। कंटक शोधन के बारे में फौजदारी अदालत है, नगर न्यायाधीश को हम व्यवहारिक महामात्र कहते हैं, जनपद के न्यायाधीश को राज्युक कहते हैं, और चाणक्य के अनुसार जो कानून के 4 अंग है वो धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन है। ये तो हो गया, क्या हो गया, मौर्य प्रशासन। अब अंतिम रूप से हमारा जो देखना बाकी है, लास्ट रूप से, वो है मौर्य वंश का जो है समाज किस प्रकार का था, वो लोग किस प्रकार से रहन सहन करते थे, किस प्रकार से रहते थे। तो वो बातें सिर्फ आपको ऐसे ही ध्यान रखनी है। देखो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगिस्थनीज की इंडिका और अशोक के जो अभिलेख हैं, सबसे पहले तो कौन सा, कौटिल्य के क्या है, कौटिल्य और चाणक्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, उसकी पुस्तक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज जो है उसकी पुस्तक का क्या नाम है, इंडिका नाम है। ठीक है, और अशोक के जो अभिलेख हैं, लिपि है, ठीक है, उसके बारे में तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर उनके चित्र भी दिख रहे होंगे, तो उनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वो चित्र हैं, उनके माध्यम से हम उसके समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, कौटिल्य ने वर्णाश्रम, सामाजिक जो व्यवस्था है वो किसी बताइए, वर्णाश्रम वाली बताइए, मतलब 4 वर्णों में विभक्त किया है उन्होंने। देखो, और दूसरे भी वर्ण बताए, लेकिन 4 जो मेन थे वो 4 कौन कौन से बताए उन्होंने। देखो, ये कंटक शोधक वाला मिटा देते हैं अब। 4 वर्ण बताए हैं। वर्ण के बारे में देखिए, वैदिक सभ्यता में भी बता रखे हैं इनको। 4 जो हैं, एक तो है क्षत्रिय, इसके बाद ब्राह्मण, तीसरा है वैश्य, और चौथा जो है वो है शूद्र। ठीक है, इन चारों के बारे में बता रखा है। आप सभी पता है, क्षत्रिय मतलब जो युद्ध कला में निपुण हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्षत्रिय। और ब्राह्मण के बारे में मंत्र उच्चारण करना, वो बाकी सब चीजें होती है वो ब्राह्मण के अंदर। वैश्य मतलब बनिया जो होता है वो वैश्य के अंदर। और इन तीनों की जो सेवा करे, जो ध्यान रखे उनका, जो किस प्रकार से सेवा करनी है, वो सब काम किसका था, शूद्र का काम था। तो इन 4 वर्णों में पहले विभक्त था, ये ऐसा बता रखा है। लेकिन कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए गए, और इन सबका व्यवसाय भी निर्धारित किया था। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों, जैसे अन्य जातियों के बारे में बता रखा है, निषाद, पारशव, रथकार, श्रता, ठीक है, इनके बारे में बता रखा है। वैदेहिक के बारे में, सूत है, चांडाल है आदि का उल्लेख भी किया है। मेगिस्थनीज की इंडिका में भारतीय जो समाज है उसका वर्गीकरण 7 जातियों में बताया उसने कितनी जातियों में बताया, 7 जातियों में बताया। कितनी जातियों में, 7 जातियों में। जो मेगिस्थनीज है ना, उसने 7 जातियों के बारे में बताया। लेकिन 7 जातियां किस प्रकार की, जिसने यानी कि मेगिस्थनीज ने यहां पर अगर जिन लोगों को देखा उस प्रकार की उस जातियों में उसने बांट दिया। जैसे कौन कौन सी है, जैसे दार्शनिक देखे तो दार्शनिक में बांट दिए। पहली दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा जो है वो है पशुपालक, चौथा जो है वो शिकारी, पांचवा जो है वो कारीगर, शिल्पी जो है मतलब, और सैनिक है। इसके बाद निरीक्षक जो है, सभासद है, और अन्य शासन वर्ग जो है,
वो इन 7 जातियों के अंतर्गत उसने क्या कर दिए, बांट दिए। ठीक है, ये नाम सिर्फ आपको ध्यान रखने, और इनको लिखो तो आप लिख भी दो। ठीक है, इसका मेगास्थनीज आपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को बुला दिया। और देखो अब मौर्य जो काल है उसमें स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो स्त्रियों की स्थिति की जैसी बात करें तो अधिक उन्नत नहीं थी, लेकिन स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, अच्छी थी। ठीक है, यह ध्यान रखना है आपको। तो क्योंकि अच्छी कैसे थी, क्योंकि उनको पुनर्विवाह का मौका मिलता था, एक विवाह करने के बाद दूसरा विवाह करने का मौका मिल जाता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौर्य वंश में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो कैसी थी, अच्छी थी। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारा ये जो मौर्य वंश है जो आज पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और हमने अंतिम रूप से जो बात की थी कि बृहदत्त जो है अंतिम मौर्य सम्राट है, उसकी क्या होगी, मृत्यु, उसकी हत्या कर दी। किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो अब हम दूसरा जो हमारा वंश आएगा वो कौन सा वंश है, शुंग वंश। ठीक है, तो हम शुंग वंश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।